आतिश फिशां बुक 1 पार्ट 8 आवाज लुबाबा हैदर पेशकश मीरे कारवां। वजदान तारीकी में अंधाधुंध दौड़ा जा रहा था। उसका सांस फूल गया था। उसने पीछे मुड़कर देखा। ताक़ुब में कोई नहीं था। वो रुक गया और फूले हुए सांस पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। उसके मुंह में अब भी खून का जायका भरा हुआ था और फिर दफतन उसे यूं महसूस हुआ जैसे खून का कोई लोथड़ा उसके हलक में फंस गया हो। उसे मतली महसूस होने लगी। वो अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करता रहा मगर कामयाब ना हो सका और कै करने लगा। उसके पूरे सीने में आग सी लग गई थी। बड़ी शदीद जलन हो रही थी। पेट में आते जैसे कटी जा रही थी। वो पेट पकड़कर दोहरा हुआ जा रहा था। अगरचे वो बहुत उल्टी कर चुका था, खाया पिया सब कुछ निकल गया था, मगर लगता था कि अब भी हलक में कुछ अटका हुआ होगा। वो पेट को दबाते हुए उपकाइयां लेता रहा। उसकी आंखों और नाक से भी पानी बह निकला था। मुंह में खून का जायका भी अभी तक महसूस हो रहा था और बिलाखिर वो अपनी कैफियत पर काबू पाने में कामयाब हो गया। लेकिन इस लंबी चौड़ी उल्टी की वजह से वो निढाल सा हो गया था। वो पानी पीना चाहता था मगर पानी कहाँ से मिलता। वो घास पर बैठ गया और सांस पर काबू पाने की कोशिश करते हुए इधर उधर देखने लगा। उसे अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ है। अगर दिन का वक्त होता तो शायद वो इस इलाके को पहचान लेता, मगर रात के अंधेरे में उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो जिस जगह बैठा हुआ था उसके आसपास कद्दे आदम झाड़ियां थी और दाएं तरफ तकरीबन 200 गज के फासले पर दरख्तों के तारीख हेवले नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ बहुत फासले पर कुछ रोशनियां नजर आ रही थी। अचानक ही दौड़ते कदमों की आवाज सुनकर वो चौंक गया। उसने मुड़कर देखा। काफी फासले पर दो इंसानी हेवले दौड़ते हुए इस तरफ आ रहे थे। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अनजाना सा खौफ उसके दिमाग को अपनी गिरफ्त में लेने लगा। उसने इधर उधर देखा। अगर वो उठकर भागने की कोशिश करता तो उनकी नजरों में आ सकता था। उसने एक बार फिर इधर उधर देखा और रेंगता हुआ झाड़ियों में घुस गया और एक जगह दिबक कर बैठ गया। झाड़ियां खासी गुंजान थी। वो उन्हें देख तो नहीं सकता था, लेकिन कदमों की आवाज से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो करीब आ रहे हैं। वजदान को समझने में देर न लगी कि वो आंख का आंख के साथी थे जो उसकी तलाश में इस तरफ आ निकले थे। वो उसे कत्ल करना चाहते थे। इस सारे शैतानी खेल के पीछे दारा का हाथ था और वो दारा के जुर्म का चशमदीद गवाह था। दारा किसी कीमत पर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने किराए के गुंडों की खिदमत हासिल कर रखी थी जो उसे ठिकाने लगाने के लिए मौके की ताक में थे, और उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो हर मर्तबा बचता रहा था। किस्मत ने आज फिर उसका साथ दिया था। उसके जहन में प्रताप सिंह का ख्याल आया। वो अकेला रह गया था। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। दौड़ते हुए कदमों की आवाज उससे चंद गज के फासले पर रुक गई और फिर एक आदमी की आवाज सुनाई दी। वो चीनी जुबान में बात कर रहा था। वजदान की परवरिश इस जजीरे पर हुई थी जहाँ की आबादी में चीनियों की अक्सरियत थी। वो मैंडेरियन जुबान बोलते थे। वजदान अगरचे रवानी से जुबान बोल नहीं सकता था, लेकिन समझ लेता था। वो शख्स कह रहा था, उसी तरफ आया था पर यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। मुमकिन है वो पार्क की तरफ निकल गया हो। वहाँ छुपने की बहुत सी जगह हैं। छुपने की जगह तो इस तरफ भी बहुत है। इन झाड़ियों में पूरी फौज छुप सकती है। लेकिन चलो पार्क की ही तरफ चलते हैं। वो उसी तरफ गया होगा। उसे वहां से किसी से मदद मिलने की भी तवक्को होगी। दूसरे ने कहा। कदमों की आवाज दूर होती चली गई। चंद सेकंड बाद वजदान ने झाड़ियों में से सर उठाकर देखा। वो दोनों दाएं तरफ वाले दरख्तों में जा रहे थे। उसके मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। मौत एक बार फिर उसके करीब से आकर गुजर गई थी। वो चंद लम्हे अपनी जगह पर बैठा रहा, फिर उठकर झाड़ियों से बाहर निकलने के बजाय उस तरफ चलने लगा जहां रोशनियां दिखाई दे रही थी। वजदान का दिल खौफ से कांप रहा था, लेकिन वो अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश करते हुए तेज तेज चलता रहा। सन्नाटे में झाड़ियों की सरसराहट की आवाज दूर तक सुनी जा सकती थी, लेकिन उसने अपनी रफ्तार कम नहीं की थी। वो कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा दूर निकल जाना चाहता था। तकरीबन 200 गज दूर झाड़ियों से निकलकर वो खुली जगह पर आ गया। तेज तेज चलते हुए उसका सांस फूल गया था। वो अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए एक बार फिर इधर उधर देखने लगा। वो झाड़ियों में गलत सिमत में निकल आया था। वो रोशनियां अब दाएं तरफ रह गई थी। आगे एक टीला सा था और दबीज घास थी। वो टीले पर चढ़ने लगा। तकरीबन 100 गज का फासला तय करके वो एक बार फिर रुक गया। टीले की दूसरी तरफ नशेब में भी रोशनियां नजर आ रही थी। इधर उधर देखते हुए वो मुड़ा तो उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। वो दोनों इंसानी हेवले झाड़ियों से निकलकर इसी तरफ आ रहे थे। ये दोनों यकीनन वही थे जो पार्क की तरफ गए थे, लेकिन उस तरफ इसकी तलाश में नाकाम होकर इधर आ गए थे। उनके दरमियान फासला अगरचे 300 गज के करीब था, लेकिन वजदान बुलंदी पर ऐसी जगह खड़ा था जहां नशेब से उसे आसानी से देखा जा सकता था। और फिर एक चीखती हुई आवाज सुनकर वो उछल पड़ा। वो रहा, भागो, बचकर जाने ना पाए। उसके साथ ही फिजा फायर की आवाज से गूंज उठी। वजदान ने दूसरी तरफ नशेब में दौड़ लगा दी। एक मौके पर उसका पैर रिपट गया। वो लड़खड़ा कर गिरा। उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की पर कामयाब ना हो सका और कई गज तक ढलान पर लुढ़कता चला गया। बिलाखिर वो संभल गया। उसने मुड़कर देखा।
वो लोग अभी टीले की चोटी पर नहीं पहुंचे थे। वो एक बार फिर दौड़ने लगा। फायर की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। वजदान दौड़ता रहा। वो रोशनियां अब भी तकरीबन 300 गज दूर थी। वजदान सोच रहा था कि अगर किसी तरह वो वहां पहुंच जाए तो मौत के इन फरिश्तों से बच सकता था। वो पूरी कुव्वत से दौड़ता रहा और बिलाखिर एक दरख्त की आड़ में रुक गया। सामने शॉपिंग एरिया था। एक इमारत पर जगमगाता हुआ एक न्यून साइन, जाना पहचाना न्यून साइन देखकर वो समझ गया कि वो रिवर वैली रोड पर आ गया है। ये इलाका उसका जाना पहचाना था। साइकिल पर कई मरतबा वो इस तरफ आ चुका था। इस इलाके में चंद बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स थे और बहुत सी दुकानें थी। चंद फास्ट फूड के स्टॉल्स और 3-4 स्नैक्स बार थे। वजदान एक बार फिर दौड़ने लगा और बिला आखिर रिवर वैली रोड पर पहुंच गया। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स बंद हो चुके थे, अलबत्ता चंद छोटी दुकानें, रेस्टोरेंट और फास्ट फूड्स के स्टॉल्स खुले हुए थे और इस इलाके की तरफ ज्यादा रौनक थी। वजदान एक रेस्टोरेंट से कुछ फासले पर एक कार की आड़ में रुक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। कुछ ही देर बाद वो दोनों आदमी भी नजर आ गए। उनमें से एक को देखकर वजदान चौंक गया। ये वही चीनी था जिसने खंजरों के वार करके उसकी माँ को मौत के घाट उतारा था। उसका नाम अब भी उसके जहन में नहीं आ रहा था, लेकिन उसे देखकर वो कांप उठा था। उसकी सफाकी का मुजाहरा वो देख चुका था। वो दोनों एक जगह पर खड़े इधर उधर देखते रहे, फिर आगे बढ़ने लगे। वजदान मतोहिश निगाहों से इधर उधर देख रहा था। ये जगह उसके लिए महफूज नहीं थी, किसी भी वक्त उनकी नजरों में आ सकता था। वो कारों के पीछे छुपता हुआ एक तंग सी गली में से गुजरकर इस तरफ आ गया जहां फास्ट फूड की दुकानें थी। सड़क और दुकानों के दरमियान वसी लॉन था जहां मेजें और कुर्सियां बिछी हुई थी और लोग बैठे हुए थे। इस तरफ तेज रोशनियां थी। वजदान सड़क के किनारे खड़ी हुई गाड़ियों के पीछे छुपता हुआ एक बारबेक्यू वाली दुकान की तरफ आ गया। यह सुभान अली नामी पाकिस्तानी का बारबेक्यू था। वजदान अपने वालिदैन के साथ कई मरतबा यहाँ आ चुका था। सामने के रुख पर बड़े बड़े कबाबदान थे और कई कबाबची दहकते हुए कोयलों पर कबाब और चिकन टिक्के वगैरह तैयार कर रहे थे। इश्तिहा इंगेज खुशबू फिजा में फैली हुई थी। पिछली तरफ एक दीवार के साथ कोयले की बोरियों का अंबार लगा हुआ था। वजदान एक कार की आड़ लेकर निकलना ही चाहता था कि उसने इन दोनों चीनियों को देख लिया जो एक जगह खड़े मुतजस्सिस नजरों से लोगों को देख रहे थे। वो जैसे ही दूसरी तरफ घूमे, वजदान ने कार की आड़ से निकलकर कोयलों की बोरियों की तरफ दौड़ लगा दी। दीवार और बोरियों के दरमियान तंग सी जगह थी। वो घसीटता हुआ अंदर घुस गया। उसके ख्याल में ये जगह अगरचे महफूज थी, लेकिन अगर उन्हें शुबा हो गया तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता था। दीवारों और बोरियों के दरमियान बहुत जगह तंग थी। वो फंसकर खड़ा हो गया। 2-3 मिनट गुजर गए और फिर बातों की आवाज सुनकर वो चौंक गया। एक चीनी टूटी फूटी उर्दू में किसी से पूछ रहा था कि इसने किसी लड़के को उधर से गुजरते नहीं देखा। दूसरे आदमी का जवाब वो सुन नहीं सका, लेकिन बहरहाल उसे अंदाजा हो गया था कि वो लोग कहीं आसपास मौजूद थे और उसे तलाश कर रहे थे। जगह अगरचे बहुत तंग सी थी, लेकिन वजदान मजीद आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। उसका जिस्म बोरियों से रगड़ खा रहा था। 5-6 बोरियां नीचे ऊपर रखी हुई थी। एक बोरी गालिबन आड़ी सी थी, उसका बैलेंस दुरुस्त नहीं था। उस जगह अपनी जगह बनाने के लिए वजदान ने धक्का दिया तो ऊपर वाली बोरियां धड़ाम से दूसरी तरफ गिर गईं। बोरियां गिरने की आवाज सुनकर लोग उस तरफ मुतवज्जो हो गए। होटल के एक मुलाजिम ने वजदान को बोरियों के पीछे देख लिया। ओए, कौन हो तुम? यहाँ घुसे क्या कर रहे थे? वो मुलाजिम उसकी तरफ बढ़ते हुए चीखा। सारी बोरियां गिरा दी, तुम्हारा बाप उठाएगा इन्हें? वजदान का चेहरा धुआं हो रहा था। वो खौफजदा सी नजरों से इधर उधर देखने लगा और फिर दूसरे ही लम्हे एक आवाज सुनकर उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। वो रहा, बोरियों के पीछे, पकड़ो। वजदान को अपने सीने में सांस रुकता हुआ महसूस हुआ, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने बोरियों के पीछे से निकलकर एक तरफ दौड़ लगा दी। वो दोनों चीनी उससे तकरीबन 40 गज दूर थे। वो भी उसके पीछे लग गए। फिर अचानक ही फिजा फायर की आवाज से गूंज उठी। वजदान ठीक उसी वक्त एक फास्ट फूड की दुकान के साथ मुड़ गया था। अगर उसे एक लम्हे की भी ताखीर हो जाती तो गोली उसके जिस्म के किसी हिस्से में पेवस्त हो जाती। वो अंधाधुंध एक तरफ को दौड़ता रहा। उसके पीछे दौड़ते हुए कदमों की आवाज फिजा में गूंज रही थी। गोली चलने से इस इलाके में खौफ हरास सा फैल गया था। फास्ट फूड की दुकानों के सामने बैठे लोग उठकर महफूज जगहों की तरफ दौड़ने लगे। वजदान 2 बुलंद इमारतों के दरमियान एक तंग सी गली में दौड़ता हुआ फिर खुली जगह पर निकल आया। ये पार्किंग एरिया था। वजदान ने सोचा इन कारों के दरमियान कहीं छुप जाए या किसी कार का दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाए, लेकिन वो लोग उसे ढूंढ लेते। और तो वो पार्किंग एरिया के पीछे दीवार की तरफ दौड़ा। दीवार तकरीबन 5 फुट ऊंची थी। वो दौड़ता हुआ दीवार पर चढ़ गया। दूसरी तरफ कूदने से पहले उसने पीछे मुड़कर देखा। एक चीनी उसी तंग गली में दौड़ता हुआ आ रहा था जहां से वो गुजर कर आया था। उसने फायर खोल दिया। इस दौरान में वजदान दीवार से छलांग लगा चुका था। गोली उसके ऊपर से गुजर गई। इस मर्तबा भी वो बाल बाल बचा था। दूसरी तरफ कच्ची जमीन थी। उसने संभल कर इधर उधर देखा। सामने पौधे थे, इक्का दुक्का दरख्त भी थे और उनसे आगे घास का कता था, जिसकी दूसरी तरफ एक बहुत लंबी चौड़ी 2 मंजिला इमारत थी। वजदान ने इस इमारत को पहचान लिया। वो एक हाई स्कूल की बिल्डिंग थी।
वो उठकर पौधों को फलांगता हुआ दरख्तों की तरफ दौड़ा। दरख्तों के करीब पहुंचकर भी वो रुका नहीं, बल्कि इमारत की तरफ दौड़ता रहा। इमारत तारीकी में डूबी हुई थी। कुशादा बरामदे में पहुंचकर वो रुक गया और मुतवहिश निगाहों से इधर उधर देखने लगा। सामने बहुत बड़ा मरकजी दरवाजा था जो बंद था। बरामदे में एक कमरा दाएं तरफ था और एक बाएं तरफ। दाएं तरफ वाला कमरा तो इस्तकबालिया रूम था और बाएं तरफ का कमरा वेटिंग रूम था। बच्चों के वालिदैन टीचर्स वगैरह से मिलने या किसी और वजह से आते तो उन्हें इसी वेटिंग रूम में बिठाया जाता था। धप की आवाज सुनकर वजदान चौंक गया। उसने मुड़कर देखा। एक चीनी गुंडा कंपाउंड वॉल से कूद गया था। वजदान ने इधर उधर देखा और फिर इस्तकबालिया रूम की तरफ बढ़ा। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि दरवाजा लॉक नहीं था। वो अंदर दाखिल हो गया और बड़ी आहिस्तगी से दरवाजा बंद करके कुंडा लगा दिया। बाहर दौड़ते कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। वजदान चंद लम्हे दरवाजे के करीब ही खड़ा तारीकी में घूरता रहा। बरामदे के बिल्कुल सामने तकरीबन 20 गज दूर मेन गेट के साथ सड़क के किनारे बिजली के खंबे पर तेज रोशनी वाला मरकरी बल्ब जल रहा था। उसकी निहायत मध्यम रोशनी खिड़की के रास्ते उस कमरे तक भी पहुंच रही थी। रोशनी इतनी नहीं थी कि साफ तौर पर कुछ देखा जा सके। अंधेरे पर रोशनी का गुमान सा था। चंद सेकंड बाद वजदान की आंखें संधियारे से मानूस हुई तो वो टटोलता हुआ आगे बढ़ने लगा। फर्श पर दबीज कालीन बिछा था। सलीके से कुछ कुर्सियां आरास्ता थी और दरमियान में एक सेंटर टेबल रखी थी। वजदान टटोलता हुआ कुर्सियों के पीछे एक दरवाजे के पास पहुंच गया। उसने बड़ी आहिस्तगी से दरवाजा खोला। दूसरी तरफ एक कुशादा और तवील राहदारी थी जिसके दोनों तरफ कमरे बने थे। बाएं तरफ आखिरी सिरे पर मध्यम रोशनी का एक बल्ब जल रहा था। वजदान ने दाएं तरफ देखा। ऊपर जाने का रास्ता था। वो जीने की तरफ लुका। अभी उसने तीसरी सीढ़ी पर ही कदम रखा था कि दौड़ते कदमों की आवाजें बरामदे में पहुंचकर रुक गईं। वो दोनों भी बरामदे में पहुंच गए थे और मरकजी दरवाजे को धड़ाधड़ पीट रहे थे। वजदान के दिल की धड़कन बेकाबू हुई जा रही थी। दौड़ते दौड़ते उसकी टांगें छल हो गई थी। वो पनाह की तलाश में भागा भागा फिर रहा था, लेकिन उसे कहीं पनाह नहीं मिल रही थी। मौत के फरिश्ते उसके ताक़ुब में लगे थे। अचानक छनाके की आवाज सुनकर वो उछल पड़ा। उन लोगों ने बरामदे वाले दरवाजे का शीशा तोड़ दिया था। अब वो दरवाजा खोलकर अंदर आ जाएंगे और वो चूहे की तरह पकड़ा जाएगा। नहीं, वो नहीं पकड़ा जाएगा। मुझे तो देखते ही वो लोग गोली मार देंगे। वजदान ने एक लम्हे को सोचा और फिर दबे कदमों सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंच गया। जीने के इख्तिताम पर कुशादा राहदारियां थी, एक दाएं, एक बाएं और एक सामने। नीचे से बातों की आवाजें आ रही थी। वो लोग उसे नीचे तलाश कर रहे थे। वजदान ने इधर उधर देखा और फिर दाएं तरफ की राहदारी में चलने लगा। लातादाद कमरे थे। उसने कमरे का दरवाजा खोलकर देखा। अंदर डेस्क लगे हुए थे। वो आगे बढ़ गया। उसके साथ ही वो सोच रहा था कि इस स्कूल की इमारत का चौकीदार कहाँ चला गया। अगर वो इमारत में मौजूद होता तो उसने शीशा टूटने की आवाज सुनी होगी। अभी तक चौकीदार की आवाज क्यों नहीं सुनाई थी? वो सूरत हाल मालूम करने के लिए क्यों नहीं आया? वजदान यही सब कुछ सोचता हुआ आगे बढ़ता रहा। राहदारी के दोनों तरफ क्लासरूम्स थे। वो लोग नीचे की तलाशी मुकम्मल करने के बाद ऊपर आएंगे। अभी वो सोच ही रहा था कि उसने ऊपर आकर गलती की। अगर नीचे ही किसी क्लासरूम में छुप जाता तो खिड़की के रास्ते बाहर निकलने का उसे मौका मिल सकता था। वो राहदारी के आखिर में पहुंचकर रुक गया। सामने तकरीबन 3 फुट ऊंची दीवार थी। वो दीवार के दूसरी तरफ झांकने लगा। नहीं, वो यहाँ से छलांग नहीं लगा सकता था। वो सामने देखने लगा। स्कूल के कंपाउंड वॉल की दूसरी तरफ वही इलाका था जहाँ से वो भाग कर आया था। वहाँ अब भी पहले जैसी रौनक नजर आ रही थी और कोई अफरा तफरी नहीं थी। कदमों की आवाज़ सुनकर वो चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो दोनों गालिबन सीढ़ियाँ पर दौड़ते हुए ऊपर आ रहे थे। उसके दिल की धड़कन एक बार फिर तेज हो गई। वो किसी भी लम्हे पकड़ा जा सकता था। नहीं, उनमें से किसी की भी गोली का निशाना बन सकता था वो। उसने पीछे मुड़कर देखा और फिर राहदारी का आखिरी दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। दरवाजा खुलते ही नागवार सी बू का जबरदस्त भपका उसके नथनों से टकराया और उसका दिमाग भग से उड़ गया। इस दरवाजे के अंदर छोटे छोटे बैतुल खला बने थे। वो दीवार के सहारे टटोलता हुआ आगे बढ़ने लगा और बाएं तरफ वाले आखिरी बैतुल खला का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। स्प्रिंग वाला दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और वो दरवाजे के पीछे दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। ये आखिरी बैतुल खला था और उसमें बाहर वाली दीवार में एक खिड़की भी थी। ये खिड़की अगरचे खुली हुई थी और हवा भी अंदर आ रही थी, लेकिन बदबू से उसका दिमाग फटा जा रहा था। उसकी तमाम तर तवज्जो आवाज़ों पर मरकूज थी। वो दोनों इस राहदारी में थे और क्लासरूम्स के दरवाजे खोल खोल कर देख रहे थे। दरवाजों के खुलने और बंद होने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद वो बैतुल खला वाले दरवाजे के सामने पहुंच गए। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही एक आदमी की आवाज़ उसकी समात से टकराई। लानत हो, ये तो लैट्रीन है। देखो, अंदर जाके देखो, हो सकता है वो कहीं छिपा हुआ हो, दूसरी आवाज़ ने कहा। और फिर बैतुल खला के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज़ें सुनाई देने लगी।
وجدان کو سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ موت اور اس کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا۔ خوف کی شدت سے اس کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ اس ڈر سے کہ اس کے منہ سے چیخ نہ نکل جائے، اس نے اپنے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ لیا اور پھر اس کے باتھ روم کا دروازہ بھی کھل گیا۔ وہ منہ کو ہاتھ سے دبائے سانس روکی دروازے کے پیچھے دیوار کے ساتھ چپکا کھڑا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے کان کسی بھی لمحے گولی کی آواز سننے کے منتظر تھے، پر گولی نہیں چلی۔ دروازہ دھڑ سے بند ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس شخص کے بڑبڑانے کی آواز آنے لگی اور وہ باہر نکل گیا۔ جب باہر کا دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی تو وجدان نے آنکھیں کھول دی، لیکن منہ کو ہاتھ سے دبائے رکھا۔ وہ یقیناً اسی عمارت میں کسی جگہ چھپا ہوا ہے۔ تم سامنے والی راہداری میں تلاش کرو چیفانگ، میں دوسری راہداری میں دیکھتا ہوں۔ وجدان کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ چیفانگ، ہاں یہی نام تھا اس چینی کا جس نے ماں کو اس کی نظروں کے سامنے خنجروں کے پے در پہ وار کر کے موت کی گھاٹ اتار دیا تھا۔ چیفانگ کو اگرچہ اس نے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا اور اب اس کا نام بھی اسے یاد آ گیا تھا۔ قدموں کی آواز دور ہوتی جا رہی تھی۔ وجدان نے اپنے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ بدبو سے اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا، لیکن اس بدبو کی وجہ سے وہ بچ گیا تھا۔ موت ایک بار پھر اس کے قریب سے گزر گئی تھی۔ دوسری راہداریوں میں کلاس رومز کے دروازے زور زور سے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس کے خیال میں راہداری میں نکلنا مناسب نہیں تھا۔ اس نے باتھ روم کی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ کھڑکی سے تقریباً 3 فٹ کے فاصلے پر دیوار کے ساتھ ڈرین پائپ تھا جو عمارت کی چھت سے لے کر نیچے تک چلا گیا تھا۔ وہ کھڑکی کے فریم پر چڑھ گیا، ایک ہاتھ سے کھڑکی کی چوکھٹ کو مضبوطی سے تھاما اور ایک پیر جما کر چوکھٹ پہ رکھا اور ڈرین پائپ کی طرف جھکنے لگا۔ فاصلہ 3 فٹ سے زیادہ نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ آسانی سے پائپ تک پہنچ گیا۔ اس نے پائپ پر گرفت جما لی اور کھڑکی کو چھوڑ دیا۔ دوسرا ہاتھ بھی بڑی پھرتی سے پائپ پر جما لیا اور آہستہ آہستہ نیچے پھسلنے لگا۔ زمین پر قدم ٹکتے ہی وہ کمپاؤنڈ وال کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اسے دیوار پر چڑھنے میں کوئی زیادہ دشواری پیش نہیں آئی اور پھر کسی کے چیخنے کی آواز سن کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ چیفانگ یا اس کے ساتھی نے کسی کلاس روم کی کھڑکی سے اسے دیکھ لیا تھا۔ وجدان نے دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ اس وقت شاید 12 بج چکے تھے، لیکن اس علاقے کی رونق میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ یہاں کے بیشتر ریسٹورینٹس اور فاسٹ فوڈ کی دکانیں رات بھر کھلی رہتی تھیں۔ اتفاق سے وجدان جس جگہ دیوار سے کودا تھا اس سے چند گز کے فاصلے پر باربیکیو کی وہی دکان تھی جہاں وہ کوئلے کی بوریوں کے پیچھے چھپا تھا۔ اس وقت بھی دکان کے اس ملازم نے اسے دیوار سے کودتے دیکھ لیا۔ اوئے کون ہے تو؟ بھاگ جا یہاں سے، وہ چینی تجھے مار دیں گے، دکان کا ملازم چیخا۔ وجدان نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ کوڑے سے لدا ہوا ایک ٹرک گلی سے نکل کر بائیں طرف مڑا تھا۔ وجدان دوڑ کر اس ٹرک پر چڑھ گیا اور کوڑے کے ڈھیر پر لیٹ گیا۔ اس نے ان دونوں چینیوں کو بھی اسکول کی دیوار پر چڑھتے دیکھ لیا تھا۔ ٹرک کی رفتار تیز ہو گئی، وہ دونوں دور رہ گئے اور وجدان کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ وجدان ٹرک میں بھرے ہوئے کوڑے کے کنارے پر بیٹھا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ٹرک اس سڑک پر جا رہا تھا جس پر ہوٹل اوبرائے امپیریل تھا۔ ہوٹل کا نیون سائن دور سے ہی نظر آ رہا تھا۔ ابھی وہ ٹرک ہوٹل سے دور ہی تھا کہ ایک ٹریفک سارجنٹ کی موٹر سائیکل تیز رفتاری سے اس کے برابر آ گئی۔ سارجنٹ نے ٹرک کے ڈرائیور کو گاڑی سائیڈ میں روک لینے کا اشارہ کیا۔ اس طرح کھڑے ٹرک پر کوڑا لے جانا جرم تھا اور سارجنٹ نے اسے اس لیے روکا تھا۔ ٹرک کی رفتار جیسے ہی کم ہوئی، وجدان نے چھلانگ لگا دی۔ وہ سڑک پر گرا لیکن دوسرے ہی لمحے اٹھ کر ہوٹل کی طرف دوڑنے لگا۔ ہوٹل کے سامنے کچھ رونق نظر آ رہی تھی اور وجدان کو یقین تھا کہ وہاں اسے پناہ مل جائے گی۔ وجدان کی ٹانگیں دوڑتے دوڑتے شل ہو چکی تھیں، پھیپھڑے پھٹے جا رہے تھے۔ سامنے فٹ پاتھ پر کچھ لوگ آ رہے تھے۔ وجدان کا رخ انہی کی طرف ہو گیا۔ قریب پہنچ کر اسے کسی چیز سے ٹھوکر لگی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا سامنے سے آنے والے ایک آدمی کے قدموں میں گر گیا۔ وجدان کی سانس پھولی ہوئی تھی، منہ سے کف بہہ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ سامنے کھڑے ہوئے شخص کے پیروں کے قریب تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنا سر اوپر اٹھایا اور پھر اسے اپنا سانس سینے میں رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ دارا تھا۔ وہ انسان نہیں، موت کا فرشتہ تھا جسے دیکھ کر وجدان کی روح تک کانپ اٹھی تھی۔ دارا گردن کو ذرا سا خم کیے اپنے قدموں پر گرے اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا جس کی تلاش میں اس نے چینی گنڈوں کی خدمات حاصل کر رکھی تھی اور اب تک ہزاروں ڈالر خرچ کر چکا تھا۔ وجدان اس کے جرم کا چشمدید گواہ تھا اور وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کر کے موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا تھا، لیکن اسے قدم قدم پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور اس وقت وہ پکے ہوئے پھل کی طرح اس کے قدموں میں آن گرا تھا۔ دارا اپنی خوش بختی پر دل ہی دل میں مسکرا اٹھا۔ ایسا تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وجدان اس طرح بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ وجدان اس کے لیے ڈیتھ وارنٹ کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ذرا سا نیچے جھکے اور اس لڑکے کی گردن مروڑ کر فٹ پاتھ کے ساتھ کیاری میں لگے ہوئے پودوں کے پیچھے پھینک دے، لیکن وہ بڑی مشکل سے اپنے اس خواہش پر قابو پا سکا۔ وہ جگہ سنسان اور ویران نہیں تھی، ایک بارونق بولیورڈ تھا۔
اگرچہ اس وقت رات کے 12 سے اوپر کا وقت تھا، لیکن سڑک پر اکا دکا گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی اور فٹ پاتھ پر لوگ بھی آ جا رہے تھے۔ اس وقت کوئی معمولی سی غلطی بھی اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ دارا نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا۔ 2 یورپین عورتیں اور ایک ادھیڑ عمر مرد ٹہلنے والے انداز میں اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ انہوں نے بھی اپنے سامنے ایک لڑکے کو دوڑتے اور پھر گرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ تینوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے قریب پہنچ گئے۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے دارا کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ بچہ شاید کسی سے ڈر کر بھاگا تھا، دارا نے قریب کھڑی ہوئی ادھیڑ عمر یورپی عورت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے ہماری مدد کی ضرورت ہوگی، میں دیکھتا ہوں یہ کون ہے۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے جھکنے لگا، جیسے وجدان کو باہوں سے پکڑ کر اٹھانا چاہتا ہو۔ ہیلو بوائے، کیا بات ہے؟ کس سے ڈر کر بھاگ رہے ہو؟ کیا کوئی بدماش تمہیں پکڑنا چاہتا ہے؟ وہ وجدان کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا۔ وجدان کا ننھا سا دل خزاں رسیدہ پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ دارا کے ہونٹوں پر اگرچہ مسکراہٹ تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں بے پناہ سرد مہری اور صفاقی تھی۔ وجدان موت کو غچہ دے کر بھاگا تھا اور موت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک لمحے کو تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا دماغ بھی سن ہو گیا ہو۔ اس نے سر کو ایک ہلکا سا جھٹکا دیا اور ذرا سی گردن گھما کر قریب کھڑے ہوئے اس یورپین مرد اور عورتوں کی طرف دیکھنے لگا۔ کافی فاصلے پر 3-4 عورتوں پر مشتمل ایک اور ٹولی اس طرف آ رہی تھی۔ وجدان کے ذہن میں اچانک یہ خیال آیا، وہ ان لوگوں کی موجودگی سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ اس نے سوچا وہ شور مچا دے کہ یہ شخص اس کے ماں باپ کا قاتل ہے اور اسے بھی قتل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس میں اندیشہ اس بات کا تھا کہ دارا اسے فوراً ہی گولی مار دے گا اور اسے وہاں سے فرار ہونے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ اس وقت دارا سے بچنے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ خود ہی وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے۔ آؤ بیٹا، میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو جاؤ اور بتاؤ کون بدماش تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم انہیں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیں گے، دارا نے کہا۔ وجدان چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے آپ کو اس طرح حرکت دی جیسے اٹھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے دونوں ہاتھ دارا کے چمکتے ہوئے جوتوں پر رکھ دیے اور دونوں گھٹنے زمین پر ٹیک دیے۔ وہ تینوں یورپین بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ادھیڑ عمر عورت نے آگے جھکتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ تم بہت دلیر لڑکے ہو، ہم تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیں گے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وجدان نے اپنے آپ کو کچھ اور حرکت دی۔ اس نے دونوں ہاتھ جوتوں سے ہٹا کر دارا کے ٹخنوں کے پیچھے رکھ دیے، پھر اس نے وہ حرکت کی جس کے بارے میں دارا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وجدان نے دارا کے دونوں پیر پیچھے سے پکڑ کر اپنے جسم کی پوری قوت استعمال کرتے ہوئے ایک زوردار جھٹکا دیا۔ دارا لڑکھڑا کر پشت کے بل فٹ پاتھ پہ گرا۔ اس کے منہ سے گندی گالی نکل گئی۔ وجدان ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دارا کی طرف دیکھتے ہوئے زور سے تھوکا اور فٹ پاتھ کے ساتھ کیاری میں لگے پودوں کے پیچھے چھلانگ لگا دی۔ یورپین مرد اور عورتیں بھی حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئیں۔ فٹ پاتھ پر آنے والی عورتوں کی ٹولی بھی قریب آ گئی۔ انہوں نے بھی یہ دلچسپ منظر دیکھا۔ یہ بھی یورپین عورتیں تھیں جو ہوٹل اوبرا امپیریل میں قیام پذیر تھی اور غالباً ٹہلنے کے لیے نکلی ہوئی تھی۔ وجدان نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ پودوں میں چھلانگیں لگاتا ہوا بڑی تیزی سے بھاگ رہا تھا اور پھر اچانک فضا فائر کی آواز سے گونج اٹھی۔ گولی اس کے سر پر سے چند انچ کے فاصلے سے گزر گئی۔ وہ لڑکھڑا کر پودوں میں گرا، لیکن اٹھنے میں بھی دیر نہیں لگائی۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ یورپین عورتیں چیختی ہوئی ادھر ادھر دوڑ رہی تھیں اور دارا دوڑتا ہوا پودوں کی طرف آ رہا تھا۔ وجدان نے ادھر ادھر دیکھا۔ دائیں طرف عمارتوں کے درمیان کچھ تاریکی تھی۔ وہ اسی طرف بھاگ اٹھا۔ وہ عمارتوں کے درمیان دوڑتا ہوا ہوٹل اوبرائے کی پچھلی سائڈ پر نکل آیا۔ ہوٹل کی عمارت سے ذرا ملی ہوئی 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹی سی عمارت تھی۔ وہ اس عمارت کی پچھلی طرف پہنچ گیا۔ عمارت کے اندر کسی بھاری مشین کے چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ دیوار کی آڑ سے اندر جھانک کر دیکھنے لگا۔ ایک چھوٹی سی عمارت کے سامنے گھاس پر ایک کرسی پڑی تھی اور ایک آدمی مخالف سمت میں جا رہا تھا۔ وجدان بڑی تیزی سے دیوار کی آڑ سے نکلا اور تیزی سے ہی چلتا ہوا اس چھوٹی سی عمارت کے کھلے ہوئے دروازے میں داخل ہو گیا۔ یہ ہوٹل کا ایئر کنڈیشننگ پلانٹ تھا۔ اگرچہ وہاں بڑی بڑی مشینیں چل رہی تھی، مگر آواز زیادہ بلند نہیں تھی۔ اس نے رک کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر ان مشینوں کے درمیان چلتا ہوا پچھلی طرف پہنچ گیا۔ مشینوں کے شور کے باوجود اسے باہر سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر ایسی آوازیں آنے لگی جیسے 2 آدمی جھگڑنے والے انداز میں چیخ چیخ کر بات کر رہے ہوں، اور پھر گولی چلنے اور کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ وجدان کے دل و دماغ پر خوف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ چیفانگ اور اس کے خونخوار ساتھی سے جان بچا کر بھاگا تو دارا کے قدموں میں آن گرا تھا، اور اب دارا خونخوار بھیڑیے کی طرح اس کے تعاقب میں تھا۔ باہر گولی کی آواز سن کر وہ اندازہ نہیں لگا سکا کہ گولی کس نے کس پر چلائی ہے اور وہ چیخ کس کی تھی۔ وجدان اب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ باہر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سن کر وہ چونک گیا۔ قدموں کی وہ آواز اس مشین روم کے سامنے آ کر رک گئی تھی۔ وجدان پر کپکپی سی طاری ہو گئی۔ قدموں کی آواز اب مشین روم کے اندر سنائی دے رہی تھی۔ وجدان نے ادھر ادھر دیکھا۔ مشینوں کی پچھلی طرف ایک ڈرم اوندھا پڑا تھا۔
इस ड्रम के सिवा छुपने की कोई और जगह नहीं थी। वजदान, मुझे मालूम है तुम यहाँ छुपे हुए हो। ये आवाज यकीनन दारा की थी। उसके लहजे में भी उसकी आंखों जैसी सफाकी थी। तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो, मैं वादा करता हूं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। वजदान का चेहरा धुआं हो गया। मौत फिर उसके सर पर पहुंच गई थी। खौफ की शिद्दत से उसकी टांगें कपकपा रही थी। उसने एक बार फिर इधर उधर देखा और बड़ी आहिस्तगी से मशीन के पीछे पड़े हुए ड्रम में घुस गया। अगर दारा ने इस ड्रम में झांकने की कोशिश ना की तो वो बच जाएगा, दूसरी सूरत में वो इसे ड्रम से निकलने का मौका दिए बगैर ही गोलियों से छलनी कर देगा। मशीनों के शोर में कदमों की हल्की हल्की आवाज सुनाई देती रही जो बिला आखिर ड्रम के करीब आकर रुक गई। वजदान ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और सांस तक रोक लिया। उसके और बेरहम मौत के दरमियान सिर्फ चंद इंच का फासला था और उसकी मामूली सी हरकत इसकी जिंदगी का खात्मा कर सकती थी। चंद सेकंड बाद कदमों की आवाज दूर हटती महसूस होने लगी और फिर मशीनों की आवाज में मादूम हो गई। अब सिर्फ मशीनों की आवाज सुनाई दे रही थी। वजदान ने कुछ देर इंतजार किया और फिर बड़ी आहिस्तगी से ड्रम से बाहर निकला। वो गालिबन तेल का खाली ड्रम था। उसके हाथ, पैर, चेहरा और कपड़े तेल से काले हो रहे थे। वो मशीनों के दरमियान मोहतात अंदाज में चलता हुआ दरवाजे के करीब आ गया और बाहर झांकने लगा। चंद गज आगे एक आदमी घास पर बेहिसो हरकत औंधा पड़ा था। वजदान ने उसे कपड़ों से पहचान लिया। ये वही आदमी था जिसे उसने मुखालिफ सिंध में जाते देखा था और गालिबन उसे दारा ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। वजदान का दिल कांप रहा था और दिमाग में धमाके हो रहे थे। उसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो जोर जोर से चीखना शुरू कर दे। पहले उसने सोचा कि यहाँ से निकलकर किसी तरह होटल में पहुंच जाए, लेकिन ये इरादा उसने तर्क कर दिया। अगर दारा बाहर किसी जगह मौजूद हुआ तो उसे देखते ही गोली मार देगा। उसने मुड़कर इधर उधर देखा। अंदर चंद कदम के फासले पर एक छोटी सी मेज पड़ी थी और उसके पीछे दीवार पर एक टेलीफोन सेट लगा था। टेलीफोन देखकर उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। वो तेज तेज कदम उठाता मेज के करीब पहुंचा और हुक पर टंगा हुआ रिसीवर उठा लिया, लेकिन अगले ही लम्हे उसका जहन उलझ कर रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो फोन कैसे करे। उसे अपने वालिद के कई दोस्तों के नंबर याद थे, लेकिन इस वक्त किसी का नंबर याद नहीं आ रहा था। फिर उसके जहन में झमाका सा हुआ। जिंदगी और मौत की सांक मचोली में वो प्रताप सिंह को तो भूल ही गया था। अब उसे याद आ रहा था कि जब वो कार से उतरकर भागा था तो प्रताप सिंह उस शख्स को काबू करने की कोशिश कर रहा था जो सीआईडी ऑफिसर के भेस में पिस्तौल के जोर पर उन्हें कहीं ले जाना चाहता था, और दूसरी कार पर चीफांग और उसके साथी वहां पहुंच गए थे। चीफांग और उसका एक साथी तो इसके पीछे लग गए थे, और अगर उनके साथ कुछ और अफराद थे तो वो प्रताप सिंह से उलझ गए होंगे। प्रताप सिंह पता नहीं किस हाल में होगा, वो जिंदा भी है या उसे खत्म कर दिया गया है। वजदान इस उम्मीद पर प्रताप सिंह का नंबर मिलाने लगा कि अगर वो जिंदा हुआ तो शायद अब तक घर पहुंच गया हो। वो पूरा नंबर मिला नहीं पाया था कि एक निस्वानी आवाज उसे सुनाई दी। जोजो, तुम्हें मालूम है तुम्हारी लाइन डायरेक्ट नहीं है, इस वक्त किसे फोन करना चाहते हो? औरत ने बात अंग्रेजी में की थी लेकिन लहजा चीनी था। मैं जोजो नहीं हूँ, मैं चाचा प्रताप सिंह का नंबर मिलाना चाहता हूँ। तुम कौन हो? वजदान ने जवाब दिया। मैं होटल के ऑपरेटर हूँ। तुम कौन हो? जोजो कहाँ है? मुझे नहीं पता जोजो कौन है, लेकिन दारा मुझे कत्ल करना चाहता है। मैं उससे बचने के लिए मशीन रूम में आकर छुप गया था। वो थोड़ी देर पहले यहाँ से निकल कर गया है। प्लीज चाचा प्रताप सिंह को बता दो कि मैं यहाँ हूँ, वो मुझे यहाँ आकर ले जाए। ओहो, तुम टेलीफोन रख दो और वहीं खड़े रहो, मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को भेजती हूँ। मशीन रूम से बाहर मत निकलना। जल्दी से आ जाओ आंटी, अगर दारा आ गया तो मुझे मार देगा। डरो नहीं, हम अभी आ रहे हैं, तुम फोन का रिसीवर रख दो। दूसरी तरफ से कहा गया। वजदान ने रिसीवर हुक पर टांग दिया और एक बार फिर बाहर झांक कर देखा। नीले कपड़ों में मलबूस वो आदमी अब तक किसी तरह बेहिस हरकत घास पर पड़ा था। अचानक उसके जहन में ख्याल आया कि यही शख्स जोजो नहीं जिसके बारे में ऑपरेटर ने पूछा था। वो दरवाजे से हटकर एक मशीन के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। तकरीबन 2 मिनट बाद बाहर से बहुत से कदमों की आवाजें सुनाई थी और फिर एक आदमी की भारी आवाज उसकी सामान से टकराई। हेलो बॉय, कहाँ हो तुम? वजदान जिस जगह खड़ा था वहां से वो किसी को देख नहीं सकता था। अगरचे टेलीफोन ऑपरेटर ने कहा था कि वो लोग आ रहे हैं, लेकिन ऐन मुमकिन था कि इससे पहले दारा दोबारा वहां पहुंच गया हो। उसने अपनी जगह से बहुत आहिस्तगी से हरकत करते हुए मशीन की आड़ से झांक कर देखा और फिर उसके मुंह से इत्मीनान का सांस निकल गया। वो एक अधेड़ उम्र चीनी औरत थी। उसके साथ होटल का नाइट सुपरवाइजर और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स थे। वो चारों मुतजस्सिस नजरों से इधर उधर देख रहे थे। हेलो बॉय, मैं होटल की वही ऑपरेटर हूँ जिसने फोन पर तुमसे बात की थी। कहाँ हो तुम? ये वही आवाज थी जो वजदान ने फोन पर सुनी थी। वो मशीन की आड़ से निकलकर सामने आ गया। उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात नुमाया थे। ओह माय गॉड! औरत के मुंह से बेख्तियार निकला और उसने आगे बढ़कर वजदान को दोनों बाजुओं से पकड़ लिया। ये क्या हालत हो रही है तुम्हारी? तुम कहाँ छुपे हुए थे? और
اور جوجو کہاں ہے؟ میں دارا سے بچنے کے لیے ڈرم میں چھپ گیا تھا. مجھے نہیں پتا جوجو کہاں ہے. باہر گھاس پر ایک آدمی اوندا پڑا ہے. وہ شاید مر گیا ہے. میں نے گولی چلنے کی آواز سنی تھی. وہ عورت ایک جھٹکے سے سیدھی ہو گئی. ہوٹل کا نائٹ سپروائزر اور دونوں گارڈز بھی چونک گئے. یہاں پر پارٹ 8 کا اختتام ہوتا ہے. آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 9 سماعت فرمائیں.